चार्ट ऑप्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज में आ रहा है, दैट इज ए सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, सेशन नंबर 9, दैट इज ए सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शन। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शन हमारे एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है सॉर्टिंग डेटा। तो बेटा सॉर्टिंग डेटा का मतलब होता है, सॉर्टेड डेटा का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को, अगर हम अरेंज ऑर्डर में, सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, वैल्यूज को हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैनेज करना चाहते हैं, तो मैनेज करने के लिए हम सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जस्ट लिस्ट है कि हमने कोई भी लिस्ट बनाई। अब लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में अगर कोई भी नेम है, अगर वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है या स्मॉल नंबर्स पहले आ रहे हैं, कैपिटल नंबर बाद में आ रहे हैं, तो ठीक है। अगर कैपिटल नंबर्स पहले आ रहे हैं, जो बड़े नंबर्स हैं, मैक्सिमम नंबर्स वो पहले आ रहे हैं और स्मॉल नंबर्स हमारे बाद में आ रहे हैं, तो इस तरह से अगर हम वैल्यूज को मैनेज करते हैं तो हमें काफी टाइम कंज्यूम होता है डेटा को एक्सेस करने में। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम किसी भी वैल्यू या किसी भी डेटा को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना चाहता है, तो अरेंज करने के लिए हम सॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग वैसे टू टाइप की होती है, डेटा को अरेंज करने के टू वेज होते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कि अगर हम वैल्यूज को स्मॉल से लार्ज वे में डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अगर किसी वैल्यूज को लार्ज टू स्मॉल ऑर्डर में डिफाइन करते हैं तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हमें किसी भी वैल्यूज को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम अरेंज करने के लिए सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में सॉर्टिंग करते कैसे, अरेंज कैसे करते हैं। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले जिस डेटा या जिस रेंज को आप अरेंज करना चाहते हैं उस डेटा को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब पे जाओगे। होम टैब के अंदर यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। एडिटिंग ग्रुप के अंदर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। जैसे ही आपने सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक किया तो पहला ऑप्शन आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, इट मींस ए टू जेड, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है जेड टू ए, और तीसरा आ रहा है कस्टम सॉर्ट। तो इन केस ऑफ अगर आप वैल्यूज को ए टू जेड ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो ए टू जेड ऑर्डर चूज करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं तो अरेंज करने पर बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर चलता है वो ए टू जेड चलता है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो फर्स्ट कॉलम होगा उस कॉलम के अकॉर्डिंग बाकी सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो हमें उस रेंज को, पूरी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बेस पर, फर्स्ट कॉलम के बेस पर बाकी सारे कॉलम भी अरेंज हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि नेम के अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश, मैथ, साइंस और टोटल के मार्क्स को अरेंज करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। तो अरेंज करने के लिए डेटा सेलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद डेटा सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर जाइए, अरेंज और सॉर्ट ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सॉर्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद डेटा ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा और आरती नेम सबसे पहले आ गया, मोना उसके बाद आ गया, पूजा, राहुल, सुनील और उमा सबसे नीचे चला गया। और इस आरती के बेस पर आरती की जो वैल्यूज आ रही थी वो वैल्यूज भी अरेंज हो जाएंगी। अगर हमें चाहते हैं कि हमें आरती को सबसे नीचे लेना है तो हम ही जानते हैं कि आरती की जो वैल्यूज आ रही है वो 81, 80, 80 टू 41 आ रही है। अगर हम इस वैल्यूज को अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में शेयर करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यहाँ पर जाके हमने जेड टू एड ऑप्शन चूज कर लिया। जैसे जेड टू एड चूज करोगे तो आरती 81, 80, 80 टू 41 जो वैल्यूज हैं वो सबसे नीचे चली जाएगी। इट मीन्स कि जब हम बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग करने पर फर्स्ट कॉलम के बेस पर बाकी सारे कॉलम भी अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। वापिस ए टू जेड करना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक करोगे ए टू जेड ऑर्डर सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी ऑप्शन के बाद, इन दोनों ऑप्शंस के बाद ए टू जेड और जेड टू है जो नॉर्मल सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी के अलावा सॉर्टिंग करने का तीसरा और इंपॉर्टेंट वे यूज में आता है, दैट इज ए कस्टम सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वैल्यू या किसी डेटा रेंज को कंडीशन के बेस पर सॉर्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, तो किसी भी वैल्यू को कंडीशन के बेस पर अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो कस्टम सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कॉलम हमारा चल रहा है वो फर्स्ट कॉलम चल रहा है, बट हम चाहते हैं कि हमें इन वैल्यूज को इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग या मैथ्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग या साइंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हम कस्टम सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करोगे, क्लिकिंग करने के बाद सबसे पहले आपने डेटा रेंज चूज कर रखी है। डेटा रेंज चूज होने के बाद जैसे ही कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करोगे, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा। इस ब्लॉक के ओपन होने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, सॉर्ट बाई, सॉर्ट ऑन और ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम यहाँ से चूज करना चाहते हैं कि हम डेटा को किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं। तो मान लिया कि हम टोटल के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से टोटल नहीं चूज करके साइंस मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं, तो साइंस चूज कर लिया। साइंस चूज करने के बाद सॉर्ट ऑन, आप वैल्यू को सॉर्ट करना चाहते हैं, कलर है तो कलर को करना चाहते हैं या फॉन्ट स्टाइल को करना चाहते हैं, तो वैल्यूज को अरेंज करना चाहते हैं, वैल्यूज चूज कर ली।
वैल्यूज चूज करने के बाद यहाँ से ऑर्डर चूज कर सकते हो कि आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में ले रहे हो या लार्जेस्ट टू स्मॉल ऑर्डर में। तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना चाहते हैं। ये वैल्यू चूज करने के बाद आप साइंस ऑर्डर से चूज कर रहे हैं, तो साइंस में अभी बाय डिफॉल्ट स्मॉल टू लार्ज ऑर्डर ऑलरेडी चल रहा है, तो 80 वाले मार्क्स जो हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे, 80, 84, 85। इट मींस डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया, वैल्यूज कंडीशन दे दी, ये तीनों देने के बाद जैसे ओके प्रेस करोगे तो इस वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मान लिया कि हमने यहाँ पर 80 की जगह यहाँ पे 82 डाल दिया, और यहाँ पर जो 84 आ रहा है, इस 84 की जगह हमने 88 डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज को अरेंज करना है, तो साइंस के अकॉर्डिंग वैल्यू को अरेंज करने के लिए सॉर्ट पर जाइए। सॉर्ट पर जाकर जैसे ही कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर साइंस चूज किया, वैल्यूज चूज किया और स्मॉल टू लार्ज ऑर्डर चूज कर दिया। यहाँ से जाके हमने स्मॉल टू लार्ज ऑर्डर चूज किया। अभी अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो 80 सबसे पहले आ रहा है, देन 82, 84 आ रहा है, देन उसके बाद 88 आ रहा है, देन 85 आ रहा है, 89 आ रहा है। इट मींस कि 85 इस 88 की जगह आना चाहिए और 88 इस 85 की जगह आना चाहिए। तो ये वाली जो रो आ रही है, ये रो ऊपर नीचे हो जानी चाहिए। तो अभी इस रो का जो वैल्यू आ रहा है, राहुल आ रहा है, यहाँ सुनील आ रहा है, तो सुनील ऊपर आ जाएगा, राहुल नीचे चला जाएगा। तो साइंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं, साइंस चूज किया। जैसे साइंस चूज करके ओके प्रेस करोगे तो साइंस वाली जो लाइन है, उस साइंस वाली लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है, उन वैल्यूज में 88 ऊपर चला जाएगा और 85 ऊपर चला जाएगा और 88 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम किसी कंडीशन के बेस पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसी सॉर्टिंग ऑप्शन के बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इसमें आता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर डेटा। तो बेटा फिल्टर डेटा का मतलब ये होता है कि फिल्टर इज ए क्विक वे to find a set of data in range. Filter range display only those row that meet the condition specified for a column. कि फिल्ट्रेशन का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज में आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर डेटा या फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ रेंज या किसी वैल्यूज में से अगर हम किसी कंडीशन के बेस पर डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, तो उस डेटा को फिल्टर करने के लिए, निकालने के लिए हम फिल्टर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। दैट इज ए क्विक वे टू फाइंड द डेटा। कि जस्ट लाइक एग्जांपल कि जैसे आज हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर 6 नेम है और 6 नेम के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल वैल्यू हमने दे रखी है। मैंने आपको कहा कि मुझे इस टेबल में से उन बच्चों के रिकॉर्ड निकाल के लाओ जिन बच्चों के मार्क्स 85 हो। तो 85 मार्क्स चूज करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, 85 उमा के मार्क्स भी 85 आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं इसके भी आ रहे हैं। अभी इस लिस्ट के अंदर ओनली 5 और 6 रिकॉर्ड है। इन केस ऑफ इस टेबल के अंदर 5, 6 की जगह 600 या 6000 रिकॉर्ड हो, तो 6000 रिकॉर्ड में से मैंने आपको कहा कि नेम रिपीट हो सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जिस जिस बच्चे के नेम पूजा आ रहा है, उस पूजा के रिकॉर्ड निकाल के लाओ। तो अगर पूजा सिस्टमेटिक ऑर्डर में, अरेंज ऑर्डर में, तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पूजा ऊपर नीचे है तो उस केस में हमें डेटा को फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम केस होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर इसमें वैल्यूज अगर कम है या डेटा कम है, तो डेटा को फिल्टर करना या डेटा को निकालना ईजी होता है। लेकिन जब वैल्यूज बढ़ जाती है, डेटा रेंज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो उस केस में डेटा को फिल्टर करना काफी टफ होता है या डेटा को निकालना काफी प्रॉब्लमेटिक केस होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम फिल्टर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले केस में अगर आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेटा को सिलेक्ट करो, रेंज को सिलेक्ट करो। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, कीप का सिंबल बना हुआ आएगा, दैट इज ए फिल्टर ऑप्शन। जैसे ही आप इस फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो वैल्यू आपने चूज किए उन वैल्यूज की यहाँ पर एरो की बन के शो हो जाएगा। अब एरो आने के बाद इस एरो में से जिस जिस रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हैं उन्हीं रिकॉर्ड को आप शो कर सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ नेम पे क्लिक किया, नेम पे क्लिक करने के बाद हम ये चाहते हैं कि मैं सारी वैल्यू शो हो रही है, मैं सारी वैल्यू शो नहीं करनी है, तो हम उसको अनचेक कर दिया। मुझे सिर्फ पूजा और मोना का रिकॉर्ड ही देखना है, तो मैंने पूजा और मोना को चूज किया। जैसे ही मैंने इसको ओके प्रेस किया, तो ओके प्रेस करने के बाद बाकी सारे रिकॉर्ड मेरे हाइड हो जाएंगे, सिर्फ पूजा और मोना का रिकॉर्ड ही शो होगा। अब हम चाहते हैं सारे रिकॉर्ड देखने, तो सारे रिकॉर्ड देखने के लिए आप यहाँ पर जाके इसे वापस से चेक कर दोगे और ओके प्रेस करोगे, तो जितने भी रिकॉर्ड आपके इस लिस्ट में होंगे वो सारे रिकॉर्ड आपके शो होकर आ जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि साइंस वाले सब्जेक्ट के अंदर जिस बच्चे के मार्क्स 85 आ रहे हैं, मुझे उसी के मार्क्स ही देखने हैं, बाकी किसी के मार्क्स नहीं देखने हैं। या जिसके मार्क्स 84 आ रहे हैं, मान लिया कि इसके मार्क्स भी मेरे 84 हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जिसके मार्क्स 84 आ रहे हैं उन सबके मार्क्स ही मुझे शो करने, बाकी किसी के मार्क्स शो नहीं करने जिनके मार्क्स साइंस में 84 आ रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे,
इस पर क्लिक करने के बाद सबको अनचेक कर दो और यहाँ से 84 को चूज कर दो। 84 चूज करके जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो 84 मार्क्स साइंस के आ रहे हैं, इस पूजा और राहुल के आ रहे हैं, बाकी अदर मार्क्स में इनमें इन सबके मार्क्स शो हो रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं के रिकॉर्ड ही शो होंगे, बाकी रिकॉर्ड शो नहीं होंगे। अगर हम सारे रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं तो सारे रिकॉर्ड देखने के लिए इसको आप इससे चेक कर दो और ओके प्रेस करोगे तो सारे रिकॉर्ड आपके सामने शो हो जाएंगे। इस तरह से हम फिल्टर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसी फिल्टर ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आता है कस्टम फिल्टर, कि बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ से फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं तो इस तरह से फिल्टर ऑप्शन यूज करने पर हमें एक एक वैल्यू को चेक अनचेक करना होता है, तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए अगर हम सारी वैल्यूज को कोई कंडीशन लगाकर, या बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, उन बहुत सारी वैल्यूज में से अगर हम कोई कंडीशन लगाकर वैल्यू को फिल्टर करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर कस्टम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो कस्टम फिल्टर अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप यहाँ इस एरो पे क्लिक करोगे, एरो पे क्लिक करने के बाद इसी में ही टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन आएगा। इस टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन के अंदर यहाँ बहुत सारे कंडीशंस वेज आ रहे हैं। उन कंडीशन वेज में से अगर मुझे ग्रेटर देन लेस देन का यूज करना है, इक्वल टू का यूज करना है, तो जो भी कंडीशन मुझे लगानी है कस्टम फिल्टर पे क्लिक करना है तो कस्टम फिल्टर में अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने कस्टम फिल्टर पे क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स शो होने के बाद यहाँ पर दो ब्लॉक आ रहे हैं, इक्वल और यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक आ रहा है। तो मैंने इक्वल टू ब्लॉक के अंदर यहाँ से चूज किया कि इक्वल टू चूज किया और यहाँ जाकर वैल्यू चूज कर दी कि मुझे सिर्फ सुनील के अकॉर्डिंग चूज करना है, तो मैंने इक्वल टू में सुनील चूज किया। मुझे सुनील जिसका नाम सुनील हो एंड कंडीशन लगानी है, और कंडीशन लगानी है अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एंड सेकंड केस मैंने यहाँ चेक कर दिया कि जिसका नाम सुनील हो और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू आ रही हो मेरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट यही आ रही है, तो यहाँ से नेम चूज किया था तो मैं नेम को चूज ना करके मैं मैथ्स ऑप्शन पे जा रहा हूँ। मैथ्स ऑप्शन के अंदर नंबर फिल्टर पे जाओगे, यहाँ जाकर इक्वल टू पे क्लिक ना करके कस्टम फिल्टर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ से कस्टम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैंने इक्वल टू चूज किया और मैंने नेम दे दिया कि जिस बच्चे के मार्क्स 85 आ रहे हैं मुझे उसी के ही मार्क्स देखने हैं, कि जिस बच्चे के मार्क्स मैथ्स में 85 आ रहे हैं मुझे उनके मार्क्स देखने हैं। कंडीशन लगा दी, जैसे ओके प्रेस करोगे सिर्फ जिसके मैथ्स में 85 मार्क्स है उन्हीं का रिकॉर्ड ही शो होगा। अगर हम एक कंडीशन नहीं लगाना चाहते, मल्टी कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो मल्टी कंडीशन लगाने के लिए आप नंबर फिल्टर पे जाके कस्टम फिल्टर पे क्लिक करोगे। जैसे ही कस्टम फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से मैंने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा जितनी भी कंडीशंस मेरे पास अवेलेबल हैं उन कंडीशंस को मैंने यहाँ से चूज कर दिया। तो मैंने यहाँ से ग्रेटर देन चूज किया कि इस ग्रेटर देन कितने से बड़ा होना चाहिए, जिनके मार्क्स 81 से ज्यादा हो। एंड यहाँ पर लेस देन लगा दिया कि जिनके मार्क्स लेस देन हो यहाँ पर 85 से। तो मैंने यहाँ पे एंड कंडीशन लगा दी और केस चेक कर दिया कि जिस बच्चे के मार्क्स मैथ्स में 81 से ज्यादा हो लेकिन 85 से कम हो, तो जिन बच्चे के मार्क्स मैथ्स में 81 से ज्यादा है लेकिन 85 से कम है, मुझे सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड ही देखने हैं, बाकी किसी के रिकॉर्ड मुझे शो नहीं करने हैं। इस तरह से कंडीशन अप्लाई करके वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को चूज किया और जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के मार्क्स डिस्प्ले होंगे जिनके मार्क्स 81 और 85 से के बीच में आएंगे। अगर हम यहाँ पर लेस देन की जगह इसको हटाना चाहते हैं, कस्टम फिल्टर को हटाना चाहते हैं, तो जैसे आप क्लियर फिल्टर पर क्लिक करोगे ये फिल्ट्रेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर हम कंडीशन चेंज करना चाहते हैं तो वापस मैंने कस्टम फिल्टर चूज किया, यहाँ मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से ज्यादा बड़े होने चाहिए, 81 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा दिया कि मैं लेस देन इक्वल टू इट मींस ये वैल्यू भी आनी चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू लगा के सेकंड कंडीशन लगा दी जिसके मार्क्स 85 से कम हो। जैसे ओके प्रेस करोगे 3 रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर 81 इक्वल टू लेस देन और लेस देन या ग्रेटर देन ही लगाओगे तो करंट वैल्यू जो वैल्यू नहीं आएगी, बाकी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ तो करंट वैल्यू को भी वो एक्सेप्ट करेगा। तो जिस बच्चे के मार्क्स मैथ्स में 81 से ज्यादा हैं और जिसके मार्क्स 84 से कम हैं उन्हीं के रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होंगे, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे। इस तरह से हम इस वैल्यू को चूज कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम फिल्टर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मेरा यूज में आ रहा है, दैट इज ए सेशन 10 सेल रेफरेंसिंग टू अनदर वर्कशीट। सेल रेफरेंसिंग टू अनदर वर्कशीट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वर्कबुक पे वर्क करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक वर्कबुक एक्सेल शीट में हमेशा मेन पार्ट होता है, वर्कबुक होती है, और वर्कबुक के अंदर कई सारी शीट्स होती है।
तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक शीट के डेटा को किसी अदर शीट पर ट्रांसफर करना होता है, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें एक शीट की इंफॉर्मेशन को किसी अदर शीट पर ट्रांसफर करना है, तो अगर हम दो शीट को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल या नॉट सिंबल का यूज भी कर सकते हैं। और अगर हमें एक वर्कबुक को किसी अदर वर्कबुक के साथ ज्वाइन करना है तो हम डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने यहाँ पे एक वर्कबुक बनाई, इस वर्कबुक के अंदर एक फर्स्ट शीट नंबर 1 आ रही है और शीट नंबर 1 के ऊपर मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। उस टेबल के अंदर स्टूडेंट कैंटीन में हेडिंग है और यहाँ पर आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल 4 कॉलम आ रहे हैं। अब इन 4 कॉलम के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज डाली, वैल्यूज डालने के बाद आइटम का नेम डाला, प्राइस डाली, क्वांटिटी डाली और क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ मैंने टोटल जो वैल्यू आ रही है उस टोटल वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दिया कि प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई सिंबल का यूज करते हैं और ये फंक्शन कभी भी एक्सेल शीट में अवेलेबल नहीं होता है जिसे हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने इक्वल टू प्रेस किया। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप जिस सेल को मल्टीप्लाई करना चाहते हो उस सेल को लिखो, देन बीच में मल्टीप्लाई सिंबल आ जाएगा और जिस से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसे आप चूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर C5 इंटू D5 किया और C5 इंटू D5 करके जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर 160 अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कि प्राइस इंटू क्वांटिटी अप्लाई हो रहा है। अब मैंने सेल को ड्रैग कर दिया और सारी वैल्यूज का सम कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैंने टोटल वैल्यू बनाई और टोटल के अंदर यहाँ मैंने टोटल अप्लाई कर दिया कि इन सब वैल्यूज की टोटल कितनी आ रही है, 300 अप्लाई हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शीट मेरी बनी हुई है ये शीट मेरी कैंटीन का बिल है। ये जो बिल मेरे पास आ रहा है वो कैंटीन का बिल है और इस कैंटीन के बिल के अंदर इन सारे प्रोडक्ट की जो रेट आ रही है वो 300 आ रही है। अब मुझे एक समरी रिपोर्ट बनानी है जिसमें मुझे अलग अलग तरह के बिल्स को जोड़कर एक फाइनल बिल बनाना है। तो इस चीज के लिए मैंने शीट 2 लिया और शीट 2 के ऊपर शीट 2 यहाँ पे अप्लाई किया और शीट 2 के ऊपर यहाँ मैंने एक मंथली एक्सपेंडिचर नाम से बिल बनाया। उस बिल के अंदर ट्यूशन की फी जो है वो फिर मैंने 4000 डाल दी, टी शर्ट की जो वैल्यू आ रही है वो 2500 आ दी, टॉयज जो आ रहे हैं वो 1900 डाल दिया और यहाँ जो कैंटीन बिल जो मेरा आ रहा है उस बिल को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इट मीन्स कि सेकंड नंबर जो शीट आ रही है शीट के ऊपर यहाँ जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यूज में 4000, 2500, 1900 ये वैल्यूज मेरी बाय डिफॉल्ट मैंने डाल रखी है। अब मुझे कैंटीन का जो बिल आ रहा है वो बिल अलग अलग तरह से आ रहा है और वो बिल मैंने शीट 1 के ऊपर ऑलरेडी बना रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक वैल्यू का ऐड करने के बजाय इनकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो टोटल वैल्यू मेरी शीट 2 के ऊपर अप्लाई हो जाए। इट मीन्स कि मैं एक सेल की वैल्यू को किसी एक शीट से दूसरी शीट पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो इसे अप्लाई करने के लिए मैंने इस सारी शीट के ऊपर यहाँ पे 300 के ऊपर एक फॉर्मूला लगा रखा है और इन सारी वैल्यूज का सम यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि शीट 2 के ऊपर मुझे यहाँ बिल डालना है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 300 डाल देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर 300 डाल दिया तो 300 डालने के बाद यह टोटल कर दिया और टोटल का फॉर्मूला लगा दिया कि इन चारों को सम करके मैंने 8700 बना दिया। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैं कैंटीन के बिल में कोई चेंज करता हूँ कि यहाँ मैंने 400 चेंज किया तो 400 चेंज करने पे यहाँ तो चेंज हो गया, लेकिन कैंटीन का जो बिल मेरा शीट 1 पे आ रहा है उस शीट 1 के ऊपर यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 300 ही आ रही है क्योंकि जो कैंटीन का बिल बन रहा है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिलाकर बन रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो कैंटीन का बिल आ रहा है वो 300 में यहाँ ऐड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस कैंटीन का जो बिल है वो बिल शीट 1 में है और इसकी जो टोटल आ रही है वो टोटल मेरी सेकंड शीट के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। इट मीन दोनों शीटें आपस में रेफरेंस हो जाए, आपस में ज्वाइन हो जाए। तो अगर आप दोनों शीट को आपस में ज्वाइन करके उनका रेफरेंस करना चाहते हैं तो रेफरेंस करने के लिए हम यहाँ पर टोटल शीट या सेल रेफरेंसिंग का यूज कर सकते हैं। तो सेल रेफरेंसिंग करने के लिए एक्सेल शीट के अंदर एक सिंबल यूज में आता है, उस सिंबल को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। कैसे यूज करते हैं तो शीट 1 के ऊपर मैंने फॉर्मूले लगाकर यहाँ 300 टोटल कर रखा है। शीट 2 के ऊपर जाएंगे, शीट 2 के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जहाँ आप बिल को यूज करना चाहते हैं वहां पर इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर लिखो इक्वल टू के बाद यहाँ लिखेंगे शीट 1 का नेम। तो बाय डिफॉल्ट शीट 1 का जो नेम आ रहा है वो यहाँ लिखा आ रहा है शीट 1। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया SHEET शीट 1। देन यहाँ पर शीट 1 लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ से 1 के ऊपर जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ रहा है शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा दो। एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगने के बाद यहाँ पर उस सेल का नेम लिखो जिस सेल की वैल्यू आप यहाँ प्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ जो एक्सेल शीट 1 आ रही है वो शीट 1 के अंदर यहाँ पे आ रहा है 300, तो इसकी रेंज आ रही है E9, इसकी वैल्यू क्या आ रही है
E9 आ रही है। तो यहाँ पर गए और यहाँ जाकर मैंने इस फॉर्मूले को वापस लिखना चाह रहा हूँ, E9 है तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे शीट 1 देन एक्सक्लेमेटरी सिंबल और यहाँ मैंने लिख लिया E9। जैसे मैंने E9 लिखा और एंटर प्रेस किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 शो हो जाएगा। जैसे 300 शो हुआ, यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 8700 हो गई। अब इन केस ऑफ अगर आप शीट 1 के ऊपर यहाँ किसी वैल्यू में आप चेंज करते हैं कि यहाँ क्वांटिटी आपने यहाँ बढ़ा दी, यहाँ पे 4 कर दी, जैसे आपने क्वांटिटी यहाँ से इंक्रीज की, क्वांटिटी इंक्रीज करने पर वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 320 हो जाएगी, यहाँ 320 होकर यहाँ 460 हो गया, यहाँ अगर 460 हुआ है तो ऑटोमेटिकली शीट 2 के ऊपर भी 460 हो जाएगा और यहाँ टोटल वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी, जिससे एक सेल की वैल्यू दूसरी सेल से रेफरेंस हो चुकी है। इस तरह से हम एक सेल की वैल्यू को किसी अदर सेल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या रेफरेंसिंग क्रिएट कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से यूज नहीं करना चाहता, तो इस फॉर्मूले को इस तरह से अप्लाई नहीं करना है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपने यहाँ पर फॉर्मूले के ऊपर शीट अप्लाई कर रखी है। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जो वैल्यू आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं उस सेल को आप सिलेक्ट करो। सेल सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाकर यहाँ पे कर्सर रखो। यहाँ कर्सर रखने के बाद आप जैसे यहाँ से ये वैल्यू आप चूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इस चीज को यूज करने के लिए आप यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करो। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप इस वाली सेल के ऊपर जाओ, यहाँ सेल के ऊपर जाके जैसे ही आप यहाँ से इस सेल को चूज करेंगे तो सेल को चूज करने के बाद ऑटोमेटिकली शीट 2 के ऊपर आपका फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। मैं वापस बता रहा हूँ कि इन केस अगर फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, तो फॉर्मूला टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो जिस जगह पर आप वैल्यू को लेना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखो और कर्सर रख के यहाँ पर इक्वल टू प्रेस कर दो। इक्वल टू प्रेस करने के बाद शीट 1 पे जाओ। जैसे ही शीट 1 पे आप जाएंगे, वहां से जिस सेल को आप लेना चाहते हो उस सेल को आप यहाँ से चूज करो। जैसे आप चूज करेंगे तो यहाँ पर शीट 1 E9 ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन चुका है उसका। शीट 2 पर जाएंगे और यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने पर वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो नील आ रही है, क्यों आ रही है, यहाँ पर E9 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 470 यहाँ पर आ रहा है। इसकी जो वैल्यू वापस एक बार चेक करते हैं, वापस यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने इक्वल टू प्रेस किया। इक्वल टू प्रेस करने के बाद शीट 1 पे गए। शीट 1 पे जाके मैंने यहाँ से इसको शीट 1 अप्लाई कर लिया, इक्वल टू शीट 1 460 ले लिया। यहाँ जाकर शीट 2 लिखा हुआ है, शीट 2 की जगह शीट 1 कर दो। शीट 1 करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे 460 ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और 460 अप्लाई होने के बाद वैल्यू यहाँ पे ऐड होकर सम हो जाएगी। इस तरह से आप एक सेल को किसी अदर सेल के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ मेरा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब मैंने जो आपको आज की क्लास में जितने भी फंक्शन समझाए हैं, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, चार्ट और जिस टेबल की तरह आपको समझाए हैं, प्लस बुक के अंदर जो चीज़ें दी हुई है, इन सारी चीज़ों का आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे और यही आपके लिए एक असाइनमेंट वर्क भी है, जिसे आप खुद ट्राई करके देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। इसी वीडियो के साथ में मैं आज आपके साथ में MCQs का एक मिड चैप्टर के जो MCQs हैं वो नोट्स आपसे शेयर करूंगा, जिसे अपने नोटबुक के अंदर स्टोर करना है और एक्सेस करना है। इसी कारण मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।